हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम अपने बोर्ड्स को और जेई को इकट्ठे कैसे टारगेट कर सकते हैं। मैंने आपको इंस्टाग्राम की अपनी आईडी दे दी है, वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो जब हम जेई और बोर्ड्स को इकट्ठे टारगेट करने वाले होते हैं तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो सारी मैं आज आपको बताऊंगा और उनको कैसे हैंडल करना है वो भी बताऊंगा। ये मेरे को कई सारे टीचर्स ने एडवाइस किया था सबसे पहले जब मैं 11th में था कि अपने 11th पे बिल्कुल भी फोकस ना करें और सब 11th के अंदर अपनी पूरी की पूरी जेई पे अपना फोकस रखें, बिकॉज 11th का स्कोर कोई देखने भी वाला नहीं है और 11th के स्कोर की ज़्यादा कोई वैल्यू भी नहीं रहती है। तो जब आप अपने 11th को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेई, तो आपका 12th के अंदर आसानी होती है। तो जो भी 10th के स्टूडेंट्स जेई करने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि 11th के अंदर आप अपने बोर्ड्स पे फोकस कम रखिएगा और ज़्यादा ऑलमोस्ट 90 to 95% फोकस जो आपका रहना चाहिए वो आपका जेई पे रहना चाहिए। क्योंकि जो मेरे बोर्ड्स थे 11th के जो मेरे एग्ज़ाम्स थे उसमें मेरा मतलब मैं बिल्कुल आखिरी 3-4 दिन पढ़ा और उसमें आई स्कोर्ड 85 to 88% बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट सेम थी, बस कुछ लेंथी क्वेश्चन में मार्क कटे, तो बाकी तो मैनेज हो गया था, ठीक है। बट यही बात करें जब हम 12th के अंदर आते हैं तो 12th के अंदर हमारे पास 3 काम होते हैं। पहले हमें 12th करना है, 12th रिवाइज करनी है, 11th रिवाइज करनी है और साथ ही साथ हमें अपने बोर्ड्स पर फोकस करना है। इसको करने के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि जैसे अब हमारे 2 टर्म्स में एग्जाम हुए थे, टर्म 1 टर्म 2, जिसके अंदर हमारा टर्म 1 का 30% लगा था और टर्म 2 का 70%। जेई की प्रिपरेशन 15 दिन पहले छोड़ दी थी। उससे हुआ क्या कि जो वो 15 दिन थे उसके अंदर मैंने सबसे पहले तो टारगेट किया मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। उसके अंदर देखिए ऑलमोस्ट आपको सारा आता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने एनसीईआरटी रीड की है जेई के लिए भी, और जेई के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, आई होप आपको पता होगा। तो उसमें आपने एनसीईआरटी रीड की है, आपको टॉपिक सारे आते हैं, आपको थ्योरी सारी आती है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ आने वाली है, वो ये आने वाली है कि जैसे अगर आप किसी एलएन या आकाश से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे शॉर्ट मेथड्स सिखाए जाते हैं, तो हमें उन शॉर्ट मेथड्स की आदत हो जाती है कि अच्छा इस क्वेश्चन को हमें जल्दी से सॉल्व करना है जेई के लिए। बट बोर्ड्स वाले उन शॉर्ट मेथड्स को कभी कभी कंसिडर करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो हमें बोर्ड्स वाले लंबे लंबे मेथड्स को देखना पड़ता है। तो जब आप एनसीईआरटी खोल के उन सबको एक बार गो थ्रू करते हैं और उन सबको एक बार सीख लेते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 दिन के अंदर मेरे हिसाब से आप 5 डेज के अंदर ना इन सारी चीज़ों को जल्दी से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज बचते हैं ना, उसके अंदर सबसे मेजर पोर्शन जो आता है वो आपका इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का होता है। बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में अगर आपने एक बहुत अच्छा हाई स्कोर बना लिया तो मतलब आपका स्कोर जो है वो बहुत हाई चला जाएगा, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन मोस्ट स्कोरिंग रहता है और फिजिकल एजुकेशन ईजी भी होती है। तो आप अराउंड 4 to 5 डेज के अंदर आप फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस खत्म कर सकते हैं अगर आपका टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से एग्जाम चल रहे हैं। अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक ही बारी में आ रहा है तो वो फिर आप अराउंड 7-8 डेज या 10 डेज तक खत्म कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश पर फोकस करने की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ तो क्या था ना कि मेरे स्कूल वाले काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो मैं अपने स्कूल टीचर से मिलने चले जाता था और मैं अपनी लेटर्स लिख लेता था। डायरी एंट्री तो आती नहीं, लेटर वगैरह या कोई ग्रामर का टॉपिक हो गया वो लिख के गए और मैम से चेक करा लिया, फिर मैम उसके मार्क्स भी दे दी, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता था और साथ में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती थी। साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर्स करने हैं तो आप किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, जिसके साथ आप जल्दी से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जब आप अपने बोर्ड्स से फ्री हो जाएं तो उसके बाद अपनी 11th और 12th को वापस से चलाते रहिए और अपनी जेई की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।